चलो पहला नंबर लिखो। पहला नंबर विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल विद्युत अपघटनी सेल हो गया। दूसरा नंबर विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल हो गया। तीसरा नंबर विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी कोष्ठक में लिख देना सभी तत्व क्रम सहित, मतलब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है सभी तत्वों को लिखना है उसका, ठीक है। और नीचे लिखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। राइट हो गया। क्या हुआ? चलो ठीक है, छोड़ दो बात। नहीं, जैसे विद्युत अपघटनी सेल लिखोगे तो उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनी सेल का एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, कौन सी क्रिया उस पर होती है। तो आज तो पढ़ी ली हो कि एक पराक्सीकरण होता है, एक पराक्षण होता है, फिक्स है, लेकिन कौन धनावेशित कौन ऋणावेशित बदल जाता है ना इसमें, रासायनिक में और इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह देख लेना, धारा प्रवाह देख लेना किधर से किधर होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर होता है, एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, विलयन से एनोड की ओर, ये एनोड से विलयन की ओर, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, तुमको सही उसमें खोज के लिखना है, ठीक है ना। ध्यान दिए रहना, उसको पढ़ लेना अच्छे से। चलो आते हैं अपने नोट पे। अब हेडिंग अब लिखो संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं। 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 हो गया ना। अब लिखो संयोजी बंध सिद्धांत निम्नलिखित बातों की व्याख्या नहीं कर पाया। संयोजी बंध सिद्धांत निम्नलिखित बातों की व्याख्या नहीं कर पाया। हो गया। अब देखो यहां पर एक प्रकार से ये जितनी कमियां हम यहां पे पढ़ेंगे, वास्तव में इसकी कमी नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत बना ही इसीलिए था कि हम यौगिक की संरचना की व्याख्या कर पाए। जब हम बर्नर सिद्धांत में आए तो बर्नर सिद्धांत में तो हमने प्रमुख कमी यही देखी थी कि इन्होंने कहा था कि द्वितीयक संयोजकता दैशिक होती है। बर्नर ने कहा था ना कि द्वितीयक संयोजकता दैशिक होती है और
अनआयनिक होती है, मतलब आयनित नहीं होती है द्वितीयक संयोजकता। आयनित कौन होते हैं? प्राथमिक संयोजकता वाले। वर्नर ने तो यही बताया था ना। तो अब उनके अनुसार जो कहा था कि द्वितीयक संयोजकता दैशिक होती है, लेकिन कैसे दैशिक होती है ये नहीं बता पाए थे। कहने का मतलब जब वहां हमने CuNH3 वाला बनाया था तो इसी तरह से तो बार बार बना रहे थे ना उसको, देख रहे हो। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये नहीं बता पाए थे वर्णन। इसी की व्याख्या करने के लिए आया कौन? संयोजी बंध सिद्धांत। तो कहने का अर्थ है संयोजी बंध सिद्धांत मुख्य रूप से केवल इसकी संरचना की व्याख्या करने के लिए लाया गया था, न कि अन्य गुणों की व्याख्या करने के लिए। तो हम अन्य गुणों को उसकी कमी नहीं मान सकते हैं कि ये इनकी कमी, समझ गए। मतलब सही रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सोच के चले थे कि कमी नहीं होने पाएगी। आया कि नहीं समझ में आया? वास्तव में उन्होंने संयोजी बंध सिद्धांत दिया केवल इसीलिए था कि हम यौगिक की संरचना जान सके कि यौगिक की संरचना होती किस प्रकार से है और उसके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार से हुआ है, समझ गए। एक्स्ट्रा चीजों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो जो चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे कमी नहीं मानी जा सकती। हाँ, बस एक कमी इनकी मुख्य रूप से मानी जाएगी कि प्रबल और दुर्बल लिगेंड कैसे माने, ये इन्होंने नहीं बताया। क्योंकि जहां प्रबल हो रहा है वहां हुंड के नियम के विरुद्ध ही युग्मन हो जा रहा है, और जहां दुर्बल है वहां हुंड के नियम से ही चल रहा है। तो यही नहीं बता पाए थे कि हम किसको प्रबल माने और किसको दुर्बल माने। आया समझ में? बस यही इनकी एक मुख्य रूप से गलती है, बाकी तो इनकी गलती नहीं मानी जा सकती है। जिसके लिए इनको लाया गया था इन्होंने अपना काम कर दिया था। तो लिख सकते हो इसमें फटाफट, क्या लिखे? हाँ, पहला नंबर इस सिद्धांत से पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। इस सिद्धांत से पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, हो गया। मतलब इसमें खाली हम लोग यही जान रहे थे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि किसमें कितना चुंबकीय गुण है, क्या इस सिद्धांत से बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। इसकी व्याख्या अगले वाले सिद्धांत में की गई है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर प्रबलता तो बता सकते हो कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय गुण होगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने पर चुंबकीय गुण कम होगा। लेकिन मात्रा नहीं बता पाए ना, मात्रा। जैसे चुंबकीय आघूर्ण पढ़ लियो क्या फिजिक्स में? चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़े होगे ना? नहीं पढ़े पूरा भी? देख लेना। चुंबकीय जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय गुण ज्ञात करने के लिए। अभी इसमें सिद्धांत में आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण से हम चुंबकीय गुण की मात्रा निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण से हम चुंबकीय गुण की मात्रा निकालते हैं, वो उस सिद्धांत में हमको नहीं पता चला। बस इतना पता चला था कि अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है। और अगर दो लोग की तुलना कराने को बोल दिया जाए तो ये बता सकते हो कि किसका प्रबल है किसका दुर्बल, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय गुण होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम है तो कम चुंबकीय होगा, ठीक है ना। तो ये बता सकते हो। लेकिन मात्रा अगर पूछ दें कि इसकी मात्रा क्या है, मतलब इसमें कितना चुंबकीय आघूर्ण है, अर्थात इसका चुंबकीय गुण कितना है, तो नहीं बता सकते हो। यही इनकी कमजोरी थी। वास्तव में इसके लिए ये आया भी नहीं थी, इन्होंने तो केवल संरचना की व्याख्या करने के लिए अपना सिद्धांत दिया था। तो इनको कमी नहीं मान सकते, लेकिन अब दिया है तो लिख लो फटाफट। आगे लिखो अगला नंबर। यह सिद्धांत दुर्बल और प्रबल लिगेंड के बीच अंतर नहीं करता है, अंतर की व्याख्या नहीं करता, यह लिखना। यह सिद्धांत दुर्बल और प्रबल लिगेंड के बीच अंतर की व्याख्या नहीं करता है।
दुर्बल और प्रबल लिगेंड के बीच अंतर की व्याख्या नहीं करता है। हो गया। अगला पॉइंट, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता है। हो गया ना। आगे लिखना, यह सिद्धांत कई हो गया, 3 हुआ, एक और लिख लो। यह सिद्धांत ताप में परिवर्तन के साथ चुंबकीय गुण में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। ताप में परिवर्तन के साथ चुंबकीय गुण में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत ताप में परिवर्तन के साथ चुंबकीय गुण में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। हो गया ना। चलो बस, अब अगला सिद्धांत शुरू करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थियरी, शॉर्ट फॉर्म इसका CFT। ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये सिद्धांत अभी तक कभी पूरा नहीं पूछा गया है। इसका जो TDV पार्टन है वही ज्यादा करके पूछा गया है। TDV पार्टन किसे कहते हैं? हो गया, लिख लीजिए। तो लिखो इसमें अब, इस सिद्धांत का प्रतिपादन H. बैथ व वान ब्लैक और वान ब्लैक हो गया, ने किया था। हो गया ना। आगे लिखना, क्योंकि यह सिद्धांत संकुल में धातु परमाणु या आयन, संकुल में धातु परमाणु या आयन हो गया ना, कि
की लिखिए, के लिखो, धातु परमाणु या आयन के। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। हो गया। इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, क्रिस्टल किसके होते हैं? क्रिस्टल किसके होते हैं? धातुओं, क्योंकि धातुओं की व्यवस्था निश्चित और त्रिविमीय होती है ना, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, पहले पार्ट में पढ़े थे ठोस अवस्था में, ठीक है ना। तो क्रिस्टल धातुओं के होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर चर्चा किसकी होगी? धातु आयन की ही होगी। समझ गए? इसमें अन्य किसी को महत्ता नहीं दी गई है। पूरी चर्चा हमारी किस पर टिकेगी? धातु आयन पर टिकेगी। डी विपाटन भी उसी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनों का भरना भी उसी के बारे में पढ़ना है, चुंबकीय आघूर्ण भी उसी के आधार पर होगा, अन्य गुणों की व्याख्या भी उसी आधार पर होगी। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। अब देखो, इस सिद्धांत में कुछ नए शब्द आने वाले हैं, तो उन नए शब्दों को पहले हम जानेंगे, तब सिद्धांत के बिंदुओं पर चलेंगे। ठीक है। तो लिखो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट काले पेन से। इस सिद्धांत में प्रयुक्त नए शब्द निम्न प्रकार हैं। इस सिद्धांत में ये प्रयुक्त नए शब्द निम्न प्रकार हैं। हो गया ना। पहला अपभ्रष्ट ऑर्बिटल। अपभ्रष्ट ऑर्बिटल डीजेनरेटिक है, डीजेनरेटिक ऑर्बिटल। इसमें लिख लो, इसकी परिभाषा काली पेन से नहीं लिखेगा इसको, इसके अंदर लिख लो डैश देके ना। अपभ्रष्ट ऑर्बिटल किसे कहते हैं? इसके अंदर लिखो, किसी उपकोष के हो गया समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल। किसी उपकोष के समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं। अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं। किसी उपकोष के समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं। हो गया ना। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब किसी एक उपकोष का ऑर्बिटल है तो जाहिर सी बात है उसकी ऊर्जा समान ही होगी। किसी अगर एक उपकोष का ऑर्बिटल है तो उसकी ऊर्जा तो समान होगी, ये तो फिक्स ही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा क्यों कहा कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं? मतलब ऐसी स्थिति आ सकती है कि इनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न हो सकती है। कहने का मतलब, जैसे अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें और यहाँ पर डी ऑर्बिटल की ही बात करेंगे,
क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं उपसंयोजी यौगिक, और उपसंयोजी यौगिक कौन बनाते हैं? संक्रमण धातुएं बनाती हैं, और ये किसका प्रयोग करके बनाती हैं? अपने रिक्त डी ऑर्बिटल का प्रयोग करके बनाती हैं। इसका मतलब जरूरी हमारे लिए वही है, हम चर्चा भी उसी की करेंगे। तो देखो यार, जो तुम्हारा डी ऑर्बिटल है 5 प्रकार का होता है, और पांचों प्रकार को तुम इस तरह से एक साथ दिखाते हो। अब एक साथ दिखाने का मतलब ये है कि इसकी ऊर्जा समान है। क्या है? ऊर्जा समान है। तो हमने यहां पर भी तो वही कहा, कि जो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम अभ्रष्ट ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन हमने ऐसा कहा क्यों? अभी तक तो जितना हम पढ़ते आ रहे थे हर जगह समान ही था। कहने का मतलब जब किसी का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो हमेशा वही होगा। ध्यान देना, जब किसी चीज का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमेशा वही होगा। जैसे अब हमें प्रश्न लिख दें कि यह सिद्धांत किसने दिया था, और उसमें एक कई ऑप्शन दे दें, यच बैथ और वान ब्लैट, तो फिक्स है वही होंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। आया कि नहीं समझ में? लेकिन जब हमने 2-3 ऑप्शन दिए तब तो लगा ना कि एक नहीं दूसरा हो सकता है। निष्कर्ष, हमने यहाँ पे अपभ्रष्ट ऑर्बिटल बोल के इसकी परिभाषा लिखवाई, और हमने कहा कि एक नया शब्द है अपभ्रष्ट ऑर्बिटल, एक नया शब्द है। समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब अगर हमेशा समान ऊर्जा वाले रहते तब ये अपभ्रष्ट शब्द बोलने की जरूरत क्या? अगर ये 5 के पांचों हमेशा हर परिस्थिति में ऐसे ही समान बने रहे तो अपभ्रष्ट बोलने की कोई जरूरत थी? नहीं थी। इसका मतलब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तभी हमने इनको अपभ्रष्ट बोला है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यह है कि इनमें से 2 अलग हो जाते हैं और 3 अलग हो जाते हैं। मतलब 2 की ऊर्जा एक समान और 3 की ऊर्जा एक समान हो जाती है कुछ परिस्थितियों में। आया समझ में? अर्थात अब अपभ्रष्ट कक्षक का महत्व निकला। इस समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं, अर्थात इनकी ऊर्जा अगर अलग हो गई तो इनकी अपभ्रष्टता समाप्त हो जाएगी ना। ये चीज को ध्यान देना। कहने का अगर इसका कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे अपभ्रष्ट की बात नहीं करते। ऑप्शन है इसलिए हमने अपभ्रष्ट की बात की है, और यहाँ पे इन्हीं 2 शब्दों की व्याख्या होगी, तो दूसरा वाला बोलने वाले हैं, और एक तो पहला ये हो चुका है। तो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं। अभी फिलहाल ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पांचों के नाम देख लो, dxy, dyz, dzx, और इसको dx2y2 और ये dz2। ठीक है ना? ये 5 प्रकार के हैं। फिलहाल के लिए पांचों की ऊर्जा समान है। हम मानते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इनको लेवल में दिखाया गया सबको ना, अर्थात सबकी ऊर्जा समान है। लेकिन बाद में हमने क्या किया? 3 को ऊपर भेज दिया, 2 को नीचे कर दिया। मतलब 2 लोग की ऊर्जा कम हो गई है, 3 लोग की ऊर्जा अधिक हो गई है। तो अब क्या इनको अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कह सकते हैं? नहीं, अभी भी तो डी ऑर्बिटल ही है। ये डी ऑर्बिटल तो अभी भी है। देखो ये जो 2 ठो है ये वाला है x2y2 और dz2, और जो ऊपर वाले हैं एक है dxy, एक है dyz और एक है dzx। ध्यान देना इस प्रकार। तो कहने का मतलब अब तक तो ये अपभ्रष्ट थे, यहां तक थे तो, लेकिन जब यहां पे पहुंचे तो इनकी अपभ्रष्टता समाप्त हो गई है। अब इनको अपभ्रष्ट नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इनकी ऊर्जा अलग हो चुकी है। 3 लोग की ऊर्जा अधिक हो गई है, 2 लोग की ऊर्जा कम हो गई है। हाँ, इन तीनों को अपभ्रष्ट कह सकते हो। क्यों? क्योंकि उन तीनों की ऊर्जा समान है ना। समान है मतलब ये ऊपर जाएंगे तब बढ़ेगी, इक्वल है तो समान है। ठीक है? इसके बाद इन दोनों की समान है, इन दोनों को अपभ्रष्ट कह सकते हो। तो अपभ्रष्ट ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? अगर इनकी ऊर्जा समान है तो अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहे जाएंगे। अगर ऊर्जा अलग अलग हो गई तो अपभ्रष्ट ऑर्बिटल नहीं कहे जाएंगे। इसकी व्याख्या हम यहाँ पे करेंगे कैसे इनका अलग होता है। तो चलो कहां तक लिखे? नहीं, ऑर्बिटल की ऊर्जा का निर्धारण पहले से होता है। इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा होती है वो उस ऑर्बिटल में जाता है। मतलब देखो ऐसे हो, ये ऐसे हो ना, तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि मतलब इनकी ऊर्जा अलग अलग होगी। नहीं, इनकी ऊर्जा अलग नहीं है, सबकी ऊर्जा सेम सेम है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इन डिब्बों की ऊर्जा फिक्स है।
इन डिब्बों की ऊर्जा फिक्स है, इस डिब्बे में जो आएगा वो अपनी ऊर्जा इतनी कर लेगा तभी आ पाएगा। समझ गए? ध्यान देना ना, कहने का मतलब ऑर्बिटल की ऊर्जा पहले से फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा उतनी कर लेगा तभी उस ऑर्बिटल में आएगा। जैसे इस ऑर्बिटल का अगर ये ऊर्जा तल हम देख के कहें कि 10 किलो कैलोरी है, कितना है जी? 10 किलो कैलोरी। तो इस डिब्बे में वही इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनकी ऊर्जा 10 किलो कैलोरी होगी, न तो 11 वाले आ पाएंगे न ही 9 वाले आ पाएंगे। समझ गए? अर्थात इस डिब्बे में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, सबकी ऊर्जा कितनी है? 10 किलो कैलोरी है, फिक्स। समझ गए? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऊर्जा का निर्धारण नहीं होता है, उस डिब्बे के आधार पर ऊर्जा का निर्धारण होता है कि डिब्बा कहां है। समझ गए ना? इस चीज को ध्यान देना। डिब्बे का व्यवस्थापन पहले हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आता है। इसके नीचे अगर कोई है तो उसका 10 हो सकता, मतलब 10 है तो उसका 9 हो सकता है ना। तो अगर कोई 9 वाला इलेक्ट्रॉन आया तो उसके नीचे वाले में जाएगा, अगर कोई 11 वाला आया तो इसके ऊपर वाले में जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। समझ गए ना? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का निर्धारण नहीं होगा, डिब्बे से ऊर्जा का निर्धारण होगा। वैसे वास्तव में ये डिब्बा कोई वास्तविक डिब्बा थोड़ी ना, इसको ध्यान देना, ऐसा थोड़ी ना तक परमाणु में डिब्बा बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं वही डिब्बा माना जाता है, इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं वही डिब्बा माना जाता है। तो अगर यहाँ पे 10 जूल वाले ये 10 किलो कैलोरी वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 10 किलो कैलोरी वाला डिब्बा है। समझ गए? ये चीज को ध्यान देना। चलो लिखो आगे, कहां तक हुआ जी? जैसे लिख लो, जैसे मुक्त परमाणु में डी उपकोष के पांचों डी ऑर्बिटल, डी उपकोष के पांचों डी ऑर्बिटल हो गया। कोष्ठक में इनका नाम लिख सकते हो, dxy, dyz, dzx, dx2y2, dz2। dxy फिर dyz, dzx, dx2y2 फिर dz2। हो गया ना? हो गया ना? कोष्ठक बंद कर दो। की ऊर्जा समान होती है, की ऊर्जा समान होती है, इसलिए ये अपभ्रष्ट होते हैं, इसलिए ये अपभ्रष्ट होते हैं। तो जब तक इनकी ऊर्जा समान है तब तक ये अपभ्रष्ट है, जब इनकी ऊर्जा अलग हो जाएगी तो इनकी अपभ्रष्टता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसा पी ऑर्बिटल के साथ नहीं होता है, ऐसा पी ऑर्बिटल के साथ नहीं होता है। ये चीज को ध्यान में रखना, अभी हम समझ जाएंगे क्यों नहीं होता है। दूसरी हेडिंग लिख लो। यही तो फुल खेल है। इसके लिए विन्यास समझते हैं, पहले लिख तो लो दूसरा वाला तब समझाएं। दूसरा नंबर लिखो हेडिंग, ऑर्बिटलों का T2g और Eg कक्षक। ऑर्बिटलों का T2g और Eg समुच्चय लिख लेना। सेट मतलब समुच्चय होता है ना। ऑर्बिटलों का T2g कैसे लिखेंगे ये देखना, T इसके नीचे 2g, वह E उसके नीचे G, T2g व Eg सेट या समुच्चय भी लिख सकते हो। हो गया ना? T2g और Eg सेट हो गया। तो लिखो इसमें
डी उपकोष में इसके अंदर लिखना है, डी उपकोष में हो गया 5 डी ऑर्बिटल हैं, दिख रहा है ना हमको 5 डिब्बे, 5 डी ऑर्बिटल हैं जिन्हें 5 डी ऑर्बिटल हैं जिन्हें हो गया उनकी सममिति के आधार पर सममिति के आधार पर तथा विन्यास के आधार पर, सममिति के आधार पर तथा विन्यास के आधार पर, दोनों बोलना एक ही साथ है, बोल दिए, चलो हो गया ना। विन्यास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला T2G सेट, हेडिंग लिखना, पहला T2G सेट हो गया ना। तो लिखो इसमें डी उपकोष के वे ऑर्बिटल, डी उपकोष के वे ऑर्बिटल हो गया ना, जिनकी ज्यामिति अर्थात विन्यास भी कह सकते हो इसे, जिनकी ज्यामिति अक्षों के बीच होती है, जिनकी ज्यामिति, यहां पे अंडरलाइन कर लेना अक्षों के बीच को, जिनकी ज्यामिति अक्षों के बीच होती है, हो गया ना, T2G सेट कहलाते हैं, T2G सेट कहलाते हैं, हो गया ना। इस सेट में 3 डी ऑर्बिटल, इस सेट में 3 डी ऑर्बिटल, 3 डी ऑर्बिटल हो गया ना, लिख देना। कौन कौन सा? DXY, DYZ हो गया ना, DZX आते हैं हो गया। मतलब इसको बना लो T2G सेट, फिर के बाद कितने डिब्बे बनेंगे? 3 डिब्बे। पहला डिब्बा है DXY, दूसरा डिब्बा है DYZ और तीसरा डिब्बा है DZX। बना लो इसको फटाक से। दूसरा लिखो EG सेट, EG सेट में लिखो डी उपकोष के ऐसे ऑर्बिटल, जिनकी ज्यामिति अक्षों पर होती है। अक्षों पर कह सकते हो, चाहे अक्षों के अनुदिश या अक्षों के समदिश, अक्षों पर ही सबसे सही रहेगा।
जिनकी ज्यामिति अक्षों पर होती है, अक्षों पर होती है, हो गया ना? जिनकी ज्यामिति अक्षों पर होती है, इजी सेट कहलाते हैं, इजी सेट कहलाते हैं, हो गया ना? इस सेट में 2 d ऑर्बिटल, इस सेट में 2 d ऑर्बिटल, इस सेट में 2 d ऑर्बिटल, कौन कौन सा बचा जी? ये लिख लेना, dx2 डैश y2, माइनस y2 नहीं पढ़ते हैं इसको, dx2 डैश y2 पढ़ते हैं, ठीक है? dx2 y2 तथा dz2 तथा dz2, dx2 y2 पर लिखा गया 2 d ऑर्बिटल dx2 y2, ध्यान से देखो कैसे लिखे उसमें, ठीक है? dx2 y2 तथा dz2 आते हैं, हो गया ना? तो अब इजी सेट में लिख लेते हैं, कौन आएगा जी? इजी सेट में 2 डिब्बे आएंगे, ठीक है? इसका नाम होगा dx2 y2 और dz2, हो गया? तो अब ये हो गया हमारा T2G और EG सेट। अब यहां से तुमने देखा कि T2G में 3 गए और EG में 2 गए। T2G में कौन गया? जिनकी ज्यामिति थी अक्षों के बीच, ठीक है? EG में कौन गया? जिनकी ज्यामिति थी अक्षों पर। तो ये नई परेशानी खड़ी हो गई अक्षों के बीच और अक्षों पर वाली, देख लेते हैं। क्यों ये तीनों T2G में आए और क्यों उसमें 2 ही गए? ये भी तो सवाल पैदा हो सकता था। T2G में 3 क्यों आए, उसमें 2 क्यों गए? इसकी चर्चा तो तुमको मिल चुका है परिभाषा में ही, इसका उत्तर परिभाषा में ही है। 3 T2G में इसलिए आए क्योंकि उनकी ज्यामिति अक्षों के बीच रही होगी, और 2 EG में क्यों गए? क्योंकि उनकी ज्यामिति अक्षों पर रही होगी। लेकिन ये कैसे था अक्षों पर, इसको देखना है ना हमें। अब यहां पे देखो, जो d ऑर्बिटल है हमेशा 2 भाग में टूटेगा, 3 लोग एक साथ रहेंगे, 2 लोग एक साथ रहेंगे। तो यहां पे इन तीनों को एक साथ लिखने का मतलब क्या था? कि इनकी ज्यामिति अक्षों के बीच थी। इन दोनों को एक साथ लिखने का मतलब क्या था? कि इनकी ज्यामिति अक्षों पर थी, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला चला आए इन दोनों के साथ, कभी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी देख लो। पहले इनका हम संरचना देख लेते हैं, पांचों की अभी अपने आप समझ जाओगे। देखो, पहला वाले की बात की जाए तो पहले का नाम क्या था? dxy। पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि इसका नाम dxy क्यों पड़ा है, ठीक है? तो xy इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ज्यामिति x अक्ष और y अक्ष के बीच में होती है। कहां होती है जी? x अक्ष और y अक्ष के बीच में। कहने का मतलब इस तरह से, ये बना दिया हमने x अक्ष और ये बना दिया हमने y अक्ष। इससे पहले भी एक बात सीख लो कि d जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 डमरू होते हैं। कितने डमरू? 2 डमरू एक साथ। अब देखो कैसे होगा। x और y के बीच 4 क्षेत्र हमको मिले, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ना? तो इनके बीच में ही दोनों डमरू बनाना है। पहला डमरू अगर तुम ऐसे बना दिया तब तो ये अक्ष पर हो गया, अक्ष के बीच बनाना है, मतलब एक ऐसे बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा। दिखाई दे रहा है ना? तो ये dxy की आकृति है, x और y के बीच बना है। दूसरा पढ़ेंगे dyz, dyz। अब देखो dyz कैसे होगा।
हम इसी को मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z, क्योंकि हम देखें तो 3 अक्ष हमारे पास होते हैं ना त्रिविमा में, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, और तीनों के बीच 90-90 अंश का कोण होता है। कितने अंश का? 90। तो अब पता चला कि ये दोनों x y बन गए तो z हमारा ऐसे ऊपर होगा ना 90 अंश के कोण पर। अब एक बात निकल के आती है कि अगर हम y z यहाँ पे इसको x ही मान ले, इसको z मान ले या y मान ले, तो z हमको ऐसे ऊपर दिखाना होगा, जो कि संभव नहीं है। दिखाई दे रहा है? इसलिए हम लोग दिखाते कहाँ है, यही बीच में दिखा देते हैं। ठीक है ना? तो हमको क्या करना उससे हमसे नहीं मतलब है, हमको 2 ही अक्ष की जरूरत है एक बार में। x y की जरूरत थी तो x y लिख दिए, तब मान लिए x y यहाँ था, z ऐसे ऊपर था, हो गया ना। इस बार हमको y z की जरूरत है तो y z लिख दिए, मान लिए x ऊपर था, हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर वाला दिखा नहीं सकते, इसीलिए हमने y z कर दिया यहाँ पे। अब y z की ज्यामिति देखो y और z के बीच में होगी, देख रहे हो? ऐसे जब z x की बात करोगे तो यहाँ पे इसको x कर दो और इसको क्या कर दो, z कर दो। अब मान लो कि y ऊपर है ऐसे तल के ऊपर लंबवत, क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, याद रखे रहना। तभी तो हम लोग 3D में निवास करते हैं, कहते हैं हम लोग 3D में रहते हैं, त्रिविमा में, द्विविमा में नहीं रहते हम लोग। आया समझ में? द्विविमा मतलब ये प्लेन है, क्या इस पे रहते हो तुम लोग त्रिविमा में रहते हो, मतलब तुम्हारे में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब कुछ है। ऐसा तो है नहीं कागज की तरह खाली लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं है। ठीक है? तो अब देखो इधर जेड एक्स कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बना। तो अब ये तीनों की बात हो गई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो इसको तुमने देखा ये अक्षों के बीच थे, दिखाई दे रहा है ना। किसी की भी ज्यामिति मतलब कोई भी डमरू हमने अक्ष पर नहीं बनाया, कोई भी डमरू अक्ष पर बना है क्या? नहीं बना। ये अक्षों के बीच है, इसलिए किस सेट में गए? ये T2G सेट में गए। अब बचा हमारा कौन सा? ये DX2Y2 और DZ2 वाला। इनको देखा जाए क्या ये भी अक्षों के बीच है या अक्षों पर है? देख सकते हो अभी इनका, इनको मिटाते हैं अब। क्या चीज? नहीं छापना थोड़ी ना, बस समझा रहे हैं, खाली छापना क्या है। अब देखो जब DX2Y2 हम बनाएंगे तो DX2Y2 कैसे बनता है? ये x अक्ष है और ये y, इसमें z की जरूरत नहीं है हमको, दिखाई दे रहा है ना, z की जरूरत नहीं है। नाम है DX2Y2, देख रहे हो? 2 डमरू अब भी रहेंगे, एक x पर रहेगा और एक y पर रहेगा, मतलब इस तरह से दिखाई दिया। तो क्या समान है दोनों? अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? देखो ये अक्षों के बीच था, ये अक्ष पर चला गया, तो इसको अलग होना ही था। ठीक है? ऐसे ही जब DZ2 की बात करते हैं तो इधर x अक्ष मान लो और इधर क्या मान लो? z अक्ष मान लो, है ना। तो अब Z2 में भी 2 डमरू होता है, लेकिन दोनों z अक्ष पर ही होता है, और इसका दूसरा डमरू थोड़ा अलग प्रकार का होता है, मतलब इसका आकृति ऐसे बनती है, एक डमरू बन गया और दूसरा डमरू इसी अक्ष पर गोलाकार होता है, दिखाई दे रहा है ना। तो निष्कर्ष क्या निकला? ये लास्ट के जो दोनों बने इनकी ज्यामिति पहले के 3 से अलग है ना। लास्ट के दोनों जो बने हैं इनकी ज्यामिति पहले के 3 से अलग है, इसलिए दोनों अलग हो गए वहां से, दिखाई दे रहा है ना। जब भी टूटा तो ये दोनों अलग हो गए। अब ये बात हुई कि टूटे क्यों ये? पहले तो इनकी ऊर्जा समान थी ना, ये टूटे काहे के लिए? अब टूटे क्यों, ये चीज को ध्यान देना। टूटने की जब बात की जाती है तो पहली चीज इसमें सवाल पैदा होता है, लिगेंड का कार्य है इसमें। इनको तोड़ने में लिगेंड का हाथ होता है, अपने मन से नहीं टूटते, समझ गए ना। ये ध्यान देना। होता क्या है, लिगेंड आता है जुड़ने के लिए। हम संयोजी बंध सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि उसका संकरण हो गया था, ऑर्बिटल व्यवस्थित हो गए थे, लिगेंड आया तो जुड़ गया था। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? लिगेंड आता है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के लिए, आता है ना। अब होता क्या है, जब ये लिगेंड आता है तो लिगेंड आएगा तो 2 प्रकार से आएगा, या तो अक्षों के अनुदिश आएगा या अक्षों के बीच से आएगा, मतलब एक बार सड़क पकड़ के आएगा, एक बार खेत में से आएगा, समझ गए ना। अब ध्यान देना, अगर सड़क पकड़ के आएगा, ध्यान देना, एक लोग यहां है और एक लोग यहां पे है, और यहां से कोई आ रहा है तो ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा?
जो सड़क पर है इस पर ना दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अगर लिगेंड आए किसके अनुदिश, अक्षों के अनुदिश, मतलब सड़क पकड़ के आए, तो जो अक्ष वाले हैं उनको ज्यादा प्रभावित करेंगे। और चूंकि लिगेंड आते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर ना, क्या लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर, और इनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, धातु की बात करो तो उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके जो अक्ष वाले ऑर्बिटल होते हैं ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा प्रतिकर्षित, क्योंकि उनके पास तक पहुंच जाएंगे, ये तभी दूर है। और हमको पता है कि जब आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है तो आकर्षण बल कम होता है, और जब दूरी घटती है तो आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। तो जब जिसके पास पहुंचेंगे उसका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा ना, ध्यान देना। तो इसका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और इसका प्रतिकर्षण कम होगा। तो जिसका प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ उसकी ऊर्जा अधिक हो गई, जिसका प्रतिकर्षण कम हुआ उसकी ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। कहने का मतलब ये पांचों सेम सेम थे, लेकिन जब एक लिगेंड आया, यहाँ पे लिगेंड आया और अक्ष वाले को ज्यादा प्रतिकर्षित कर दिया, तो उनकी ऊर्जा अधिक होने के कारण वो दोनों निकल के भाग गए। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी ऊर्जा अधिक हुई, दोनों निकल के भाग गए। बाकी बच कौन गए, तीन बच गए कि नहीं बच गए। तो ये तीन लोग एक साथ आ गए और दो लोग एक साथ भाग गए, किसके आने के कारण, लिगेंड के आने के कारण। और ये किधर से आए थे लिगेंड, अभी अक्ष से आए थे, अर्थात सड़क पकड़ के आए थे। दूसरी बार हम कहें अक्ष पर से नहीं आ रहा है, अक्ष के बीच से आ रहा, मतलब खेत से आ रहा है, तो इधर से आया, तो अब बताओ किसके पास पहुंचेगा, इसके पास ना, अर्थात जब बीच में से आएगा तभी तो इसके पास पहुंचेगा, कि इधर से आएगा तब इसके पास पहुंचेगा, बीच में से आएगा तब तो इसके पास पहुंचेगा ना। तो निष्कर्ष क्या निकला, जब अक्षों के बीच से आए तब किसके पास पहुंचे, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो जेड एक्स के पास पहुंचे। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब अक्षों के बीच से आए तब इन तीनों के पास पहुंचे, इसका मतलब ये तीनों ज्यादा प्रतिकर्षित हो गए, हुआ। तो जब इन तीनों को ज्यादा प्रतिकर्षण मिला तो इनकी ऊर्जा अधिक हो गई, तो ये भाग गए, बाकी दो बच गए। तो निष्कर्ष क्या निकला, इनके 3 और 2 में टूटने का कारण कौन है, लिगेंड। लिगेंड बताएगा कि ये कहां जाएंगे, ठीक है ना। अगर अक्ष से आए तो Eg वाले ऊपर भागेंगे, और अक्ष के बीच से आए तब कौन भागेंगे, T2G वाले ऊपर भागेंगे। जिनका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा वही ऊपर भागेगा। तो इसमें हमने कौन सा ऊपर दिखाया है, अक्ष के बीच वाला ऊपर दिखाया है ना। इसका मतलब यहाँ पे लिगेंड कहां से आए होंगे, अक्ष के बीच से आएंगे होंगे, तभी तो उनका प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ होगा और वो निकल के भाग गए ऊपर, ये वाला नीचे ही बच गया। देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। तो इस तरह से इनकी संरचना होती है। यही हम जो टूट गया यहाँ पे ना, इसी को डीडी विपाटन कहते हैं। कहने का मतलब लिगेंड के प्रभाव में, किसके प्रभाव में, जब तक लिगेंड नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ, लिगेंड नहीं आया तब तो सेम सेम था ना, जब लिगेंड आया तभी तो आगे की चर्चा शुरू हुई। तो लिगेंड के प्रभाव में अपभ्रष्ट डी ऑर्बिटल का T2G और Eg सेट में टूटना ही क्या कहलाता है, डी डी विपाटन। नाम 2 बार बोले ना, डी डी, दोनों डी ही है, देख रहे हो। और विपाटन माने टूटना, तो डी और डी में टूटना क्या कहलाता है, डी डी विपाटन कहलाता है। परिभाषा इसकी पूछी गई है, ठीक है। बाकी चीजें कल होंगी।